So students, we are coming with a new chapter, locomotion and movement. सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट मैंने चैप्टर का नाम लिखा है। इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अरे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अरे मूवमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, बट उसी को लोकोमोशन नहीं कहेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पहले डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस क्या है? मूवमेंट कैन ऑकर, ये लाइन का मतलब क्या है? दैट मूवमेंट इज ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी। आई नीड टू टेल यू, हम इस हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हाथ मूव हो रहा है, बट इससे हम ये नहीं कह सकते हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। हमारा पोजीशन पे कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स हमारा नो लोकोमोशन, जीरो लोकोमोशन। तो व्हेन वी विल से लोकोमोशन, लोकोमोशन कैन ओनली बी सेड when we are changing our position. That means when we are doing in motion, when we are in motion, then only we can say we are in locomoting. Okay, so locomotion enter organism, changes its position. It is called locomotion. Yes, video is going on. So by default, you have to say that this is a chapter of NCRT class 11 biology we are doing now, right now, for the students, helping the students. Okay. So all and very common line of locomotion and movement की बात आया है that all movement, wait, the line is that all locomotion is a movement, but all movement is not a locomotion. I think this line is understood by everyone that all the movement are not called locomotion, but किसी भी position change होना, it means locomotion is going on. That means movement हो रहा है किसी भी particle का. Yes, a movement किसी भी body का हो सकता है. मूवमेंट किसी भी बॉडी का हो सकता है, बट दैट बॉडी शुड बी लिविंग। हम मूव कर रहे हैं हमारे नीड के लिए, हमारे वांट के लिए, बट लोकोमोशन इज आल्सो शोइंग बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक ट्रीज आर आल्सो शोइंग लोकोमोशन, बट दे आर नॉट शोइंग मूवमेंट। लोकोमोशन मीन्स उनकी हाइट पे इंक्रीजमेंट होना, दैट इज आल्सो अ लोकोमोशन। ये लाइन का मतलब क्या है? दैट ऑल लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। आई मीन टू टेल यू दैट ऑल लोकोमोशन करने के बाद से करने के टाइम में हमारा मूवमेंट हो रहा है, बट मूवमेंट करने की तरह हमारा लोकोमोशन नहीं है। यस, दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। यहाँ पे मैंने अपना नोट्स बनाया, नोट्स देख कर हमने, बट लोकोमोशन माइट नॉट बी सीन इन ऑल एग्जाम्पल। ट्री नॉट शो लोकोमोशन। यस, हम मूवमेंट कहीं पे भी देख सकते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट बोला था लोकोमोशन हम ट्री में देख सकते हैं, वो स्टेटमेंट सॉरी कर देना है, बट बिकॉज वो स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। हम मूवमेंट ट्री में देख सकते हैं, बट लोकोमोशन नहीं देख सकते, इसलिए पूरा कंसेप्ट गलत हो जाता है। हम लोकोमोशन देख सकते नहीं ट्री में, हम मूवमेंट देख सकते हैं। एक ट्री का इंक्रीज हो रहा हाइट पर, इसका मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है, नॉट लोकोमोशन। इज दिस करेक्ट? प्लीज चेंज दिस स्टेटमेंट इफ एनीवन इज रिटन दैट ट्री शोज लोकोमोशन, इट इज रॉन्ग, ट्री शोज मूवमेंट। अंडरस्टूड? The structural organ for a locomotion movement can be, yes. Now we are dividing for a structure for spelling ही आजकल structure for locomotion and movement can be same. Means
किसका मूवमेंट हो रहा है, जिस पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर से मूवमेंट हो रहा है, उसी पार्टिकल से उसका लोकोमोशन भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का पैर लोकोमोटरी ऑर्गन है, बट इस लोकोमोटरी ऑर्गन का मूवमेंट भी हो रहा है, मींस दोनों काम के लिए कॉमन ओरिजिन है। ओके, सिमिलरली here if we talk about that is hydra that store food for with tentacles, and with tentacles they are showing the locomotion, so both are working as simultaneously they are doing with the hard tentacles. If we talk about paramecium, a cilia for locomotion, as also cilia that store the food as cytopharynx, जिसको कहा जाता है उसे cytopharynx means वो pharynx का। now what do you mean by cytopharynx? साइटोफैरनेक्स का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर ही फेरेनेक्स है। पैरामीशियम इज अ सिंगल unicellular organism, we all know. So paramecium has a single cell. In single cell we have to make a pharynx, and that pharynx is called cytopharynx. तो cytopharynx के बाद उसका digestion होगा, that means everything is doing in one cell, so that's why it is called cytopharynx. Cyto, any other if you can see. So for transferring the food, that is they are using cytopharynx. Similarly, their cilia is using for locomotion. So the common origins we have seen in a human being, in tentacles, in paramecium, in hydra, hydra tentacle, paramecium cilia, and human being, that is kick leg. I think it's clear. Now, next page of NCRT, let me start. This all rubbish thing are written in the first page of NCRT. Today, I will complete you everything except skeletal system. अब बात करेंगे कुछ और अच्छे पॉइंट्स के बारे में। एनसीईआरटी से ले चल रहे हैं अभी हम आपको type of locomotion. Yes, very important. Type of locomotion. Type of locomotion. This type of locomotion depends on habitat. मीन्स वो हैबिटाट जहाँ पे है, एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर उसका लोकोमोशन डिपेंड करेगा। वो लोकोमोशन ये इसके अंदर हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। अनदर वन डिमांड ऑफ सिचुएशन, हैबिटेट के ऊपर पहला लिखो हैबिटाट, ये तो पॉइंट क्लियर होगा। हैबिटाट के ऊपर ही डिपेंड करेगा उसका लोकोमोशन होना। वो लोकोमोशन तभी करेगा जब उसके पास रास्ता है, अगर रास्ता नहीं लोकोमोशन नहीं करेगा। सो इट डिमांडिंग ऑन द हैबिटाट आल्सो। सिमिलरली इट डिमांड ऑन सिचुएशन, demand on situation means whenever they needing food then only they will locomote. हमको फूड चाहिए इसलिए हम लोकोमोट करेंगे, इसके कारण ही डिमांड ऑफ सिचुएशन इज अ फैक्टर फॉर लोकोमोशन। नेक्स्ट इज लोकोमोशन करना ही क्यों है। एनसीईआरटी में एक रबिश थिंग दिए हैं अगेन, एंड लोकोमोशन करना ही क्यों है। हमको फूड चाहिए, हमको शेल्टर चाहिए, हमको एनिमी से प्रिवेंट करना है आपको अपने आप को, हमको मेटिंग करना है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए हमको चाहिए लोकोमोशन। सो व्हाई लोकोमोशन is needing in NCERT, these 5 or 4 points is written that locomotion needs for food, in search of shelter, in protecting ourselves from enemy, in search from shelter from the, that is we already mentioned, and in case of mating, that is sexual reproduction, for sexual reproduction with cell, to for search of mating we need locomotion. That all point you can read it with NCERT. Next is a type of movement. मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। 7 मिनट वीडियो हो चुका है, आप देख सकते हैं कि किसका कितना आपको समझ में आया है। टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट होता है 3 टाइप का मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट चल रहा है, टाइप ऑफ मूवमेंट, पहला मूवमेंट है एमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट इज सिलरी मूवमेंट, and next one is muscular movement, or yes, muscular movement, muscular movement।
Some another type of movement is also there that is called flagellary movement. It is only seen in the male of male, that is in human being के male में sperm का sperm that is going to feed, that is going to ovum ova. So for that it needs a locomotion. That is why that movement is called flagellary movement. We will read it अलग से पढ़ेंगे बिकॉज इसको नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये कमन है तीनों के लिए। एमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे होता है? ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज में होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट से। एमीबॉइड मूवमेंट एमीबॉइड मूवमेंट और स्यूडोपोडियल मूवमेंट मैंने लिखा है वही बता रहा हूं। स्यूडोपोडियल मूवमेंट, इसको स्यूडोपोडियल मूवमेंट क्यों कहा जाता है उसके बारे में देख लेते। यस, इस मूवमेंट में क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मींस प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये प्रोटोप्लाज्म अपना मूव करना चाहता है जिसको स्ट्रीमिंग कहा जाता है, मींस वो चलना चाहता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एमीबॉइड मूवमेंट बाय व्हाट? बाय माइक्रोस्केलेटल एलिमेंट्स। सॉरी माइक्रो नहीं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, दैट वर्क, वो वर्क कराता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट, या रॉड लाइक स्ट्रक्चर डूइंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट करना चाहता है वो वाला। मैंने थोड़ा पढ़ देता हूँ। Streaming movement of protoplasm with the help of cytoskeletal element like microtubule and microfilament, example leukocyte, neutrophil, and the process is called cyclosis. अब इसको लिख भी देता हूं, आई थिंक समझ में आ गया। दैट स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज कॉल्ड एमीबॉइड मूवमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसका एग्जांपल लिखो, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, और जो कराता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट वो है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइक दैट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, streaming of protoplasm with the help of cytoskeleton element. अब एग्जाम्पल लिखो, साइटोस्केलेटन एलिमेंट का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। Okay, and the process is called cyclosis. एग्जाम्पल लिखो, ल्यूकोसाइट एंड माइक्रोफेज। अब बात करेंगे ciliary movement, amoeboid movement completed. Now talk about ciliary movement. What is ciliary movement? Movement of cilia that is present on the respiratory tract, fallopian tube, that is called ciliary movement. Nothing else that will know that ciliary movement जिसको कहा जाता है। लिखो ciliary movement। ciliary movement कहाँ होता है? movement of cilia, it is happening in a respiratory tract। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, respiratory tract, another one fallopian tube। ये दोनों जगह लिख सकते हो, बाकी बाद में देखेंगे। मस्कुलर ट्यूब्यूल क्या, मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। अनदर वन जो बताते फ्लैजिलरी मूवमेंट। फ्लैजिलरी मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिया टू लोकेट मूव स्पर्म, स्पर्म को मूव करने के लिए जिस मूवमेंट का रिक्वायरमेंट तो कहा जाता है फ्लैजिलरी मूवमेंट। दैट इज
One more type of movement found in sperm and spermatozoa called flagellar movement also seen in Euglena. Very important point that Euglena also shows flagellary movement. The point to be remembered, point to be noted that flagellary movement also shown by Euglena. ও এটা লাগাতে locomotion requires a joint work. Now we will study next movement complete types of movement complete. चल रहा है ना? हाँ 15 मिनट वीडियो हो चुका है चल रहा है आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ जा रहा है लोकोमोशन रिक्वायर्स अ जॉइंट वर्क देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन हो रहा है इसका मतलब वो लोकोमोशन किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं करा रहा है इसके लिए एक डिपार्टमेंट रिक्वायर करता है पूरा एक डिपार्टमेंट का हेड ऑफ सिग्नल देगा वो सिग्नल को लेके जाएगा वो सिग्नल को रिसीव करेगा सिग्नल को एक्शन करेगा इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है पूरा सिस्टम का रिक्वायरमेंट है so locomotion is similarly here also locomotion is done by three joints या three system पहले लिखो न्यूरल सिस्टम फिर लिखो मस्कुलर सिस्टम और नेक्स्ट लिखो मैं भूल गया स्केलेटल सिस्टम ये स्केलेटल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट लिखो लोकोमोशन रिक्वायरमेंट of system in a human being पहले लिखो न्यूरल सिस्टम नेक्स्ट लिखो आफ्टर न्यूरल सिस्टम यू विल राइट मस्कुलर सिस्टम एंड नेक्स्ट लिखो स्केलेटल सिस्टम माफ कर देना स्केलेटल का स्पेलिंग गलत है तो अब बात करेंगे मसल के बारे में ये लोकोमोशन का टाइप हो गया अभी आपको लग रहा क्या क्या पढ़ाया जा रहा है बट एक बार बिलीव मी एक बार ये चैप्टर को कलेक्ट करो इन सेटी से इसी पेयर पे ही गिवन है पॉइंट्स मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सॉरी फॉर दैट बट if you carefully listen and see writing the notes of this lecture then you will understand definitely it's my request it's my guarantee to write the notes अब बात करेंगे मसल के बारे में मसल बनते किससे है मसल का ओरिजिन है मेसोडर्मल ओरिजिन राइट डाउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड नीड दैट मसल इज फॉर्म फ्रॉम ओरिजिन ऑफ मसल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्मल ओरिजिन लिखो मेसोडर्मल ओरिजिन मेसोडर्मल another question is total number of muscle in a human body that is 639 muscle ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड now there are three type of muscle first one skeletal muscle next one is visceral muscle next is cardiac muscle तीन टाइप ऑफ मसल है पहले ही पढ़ा चुके हैं अगर पढ़े हो तो एनसीईआरटी में लिखा होगा ये सब बातें कहाँ पे लिखा है फ्रॉग चैप्टर में लिखा होगा फिर भी बता देता हूँ स्केलेटल मसल visceral muscle and cardiac muscle CARDIAC तो स्केलेटल मसल देखो स्केलेटल मसल का शेप बता देता हूँ पहले स्केलेटल मसल सिलेंडर इन शेप होता है सिलेंडर इन शेप ये भी सिलेंडर इन शेप की तरह ही होता है ये भी सिलेंडर इन शेप की तरह ही होता है ये मसल भी बट ये मसल कैसे होता है ये मसल पॉइंटेड होते हैं इट इज पॉइंटेड
ये मसल पॉइंटेड होते हैं, नर्वा टू द एंड होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ये मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ये मसल यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं है। ये मसल में ब्रांच होता है, ब्रांचिंग होता है, जिसको गैप जॉनसन जो पढ़ा गया था, गैप जॉनसन, वो होता है। ये ब्रांच होता है। अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, माफ कर देना। ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर नहीं पता चला था तो पढ़ लेना है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ये स्टेरिएटेड होता है, स्ट्राइलेटेड होता है। स्ट्राइलेटेड मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड का होता है साइनीसीटियम, साइनीसीटियम, इट इज साइनीसीटियम। ये वॉलेंट्री है, हमारे एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं स्केलेटल मसल को, बट हमारे मसल वसरल मसल और कार्डियक मसल को नहीं, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। ये ब्रांच्ड है, इट इज ब्रांच्ड। ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। ये स्टाइलेटेड होता है, स्टाइलेटेड मतलब होता है अनब्रांच्ड स्केलेटल स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। ये स्ट्राइप्ड अपीयरेंस शो करता है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस स्टाइलेटेड होता है। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मतलब ऐसा 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 होता है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। ये स्मूथ अपीयरेंस, ये भी स्टाइलेटेड अपीयरेंस। ओके, अनदर पॉइंट जो बताया जाता है दैट इज वॉलंटरी इन आवर कंट्रोल। ये इनवॉलंटरी, it is also involuntary। स्पेलिंग गलत है तो माफ कर देना। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के ऊपर। हमें डिटेल स्टडी करना है स्केलेटल मसल, हमें विसरल कार्डियक मसल बहुत कम पढ़ना होता है, इसलिए स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब ध्यान से सुनिए इस लेक्चर की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अब लेक्चर शुरू हो चुका है। अब लोकोमोशन और मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो चुका है, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ही। अभी से लेक्चर को अच्छे से देखिए। 2x को 1x कर लीजिए अगर कोई 2x पे देख रहा है अभी। देख स्केलेटल मसल, इन स्केलेटल मसल फर्स्ट इट इज अवर बाइसेप। ये बाइसेप के इस हाथ यहाँ दिखाने देते, ये हमारे स्किन है। इस स्किन के ऊपर पिंकिश कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फैसिया। पिंकिश कलर का कनेक्टिव टिश्यू का नाम है फैसिया। After that we see fascicle, and fascicle is a bundle of muscle fiber। muscle fiber को तोड़ेंगे, that is rich in blood vessel। blood vessel से लाएंगे, एक में दिखेंगे बहुत सारे से वहां पे एपी एंडोमाइसीलियम पैरामाइसीलियम आएगा। एंडोमाइसीलियम पे अच्छा लिख देता सब कुछ तब अच्छा रहेगा। डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो गया, सब अच्छे से बना देते चलो, नहीं इसको एकदम कलरिंग वाइज बना देते चलो। Suppose it is our hand, I don't think so। और ये वाला है पिंकिश कलर का कोलेजन का बना हुआ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है सर, प्रोटेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, पिंकिश कलर का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन का बना हुआ है। ये स्किन है एंड दिस इज कॉल्ड फैसिया। It is fascia, collagen connective tissue covering muscle fiber and bundle together। Next one is fascicle। Yes, next one green कलर से बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा। देखो नेक्स्ट ऐसा कुछ रहता है,
अब फिर से इससे बनाना चाहेगा। ये सब क्या है? ये सब मसल फाइबर देख रहे हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। और ये रिच इन ब्लड वेसल होता है, रिच इन ब्लड वेसल से अटैच है। इसको कहा जाता है वेसिकल। और वेसिकल इज रिच इन ब्लड वेसल, मींस रिच इन ब्लड वेसल। बंडल ऑफ मसल फाइबर इसे को कहा जाता है बंडल ऑफ मसल फाइबर। बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब हम इसको लेके आते हैं बाहर। मीन्स मैं इस छोटी सी इंटरसेक्शन जॉइनिंग को दिखा रहा हूँ कैसे। हाँ चल रहा है, 25 मिनट हो चुका है। ये इस शेप का है, मैंने फेसिकल को लाया है। इसका नाम क्या है? फेसिकल है। अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर रहता है इसमें। ये वाला थिंग एंजाइटी में नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। इसको कहा जाता है एंडोमाइसीलियम। इसको कहा जाता है एंडोमाइसीलियम। और पेरीमाइसीलियम कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है पेरीमाइसीलियम। इट इज कॉल्ड पेरीमाइसीलियम। सॉरी सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। बच्चों माफ कर देना। एंडो मीन्स इंटीरियर, इंटीरियर पे कहाँ रहता है तो इसका मार्किंग होगा एंडोमाइसीलियम। और इस मेम्ब्रेन का नाम होगा पेरीमाइसीलियम। थोड़ा गलती हो गया, क्या कर सकते हैं। पेरीमाइसीलियम मेम्ब्रेन का नाम है। इनर पार्ट मीन एंडो मतलब इनर, इनसाइड, इनसाइड में उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है एंडोमाइसीलियम। अब मैं इसको बाहर लाता हूँ, इस मसल फाइबर को बाहर लाऊंगा तो क्या मिलेगा देखो। अगर मैं इसको बाहर लाता हूं, अब बोर्ड दिख रहा होगा। अगर मैं इसको बाहर लाता हूं तो एक इतना बड़ा मसल फाइबर मिलेगा। मसल फाइबर के जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। सार्कोलीमा। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे दिखा जाता है टी-नो-1 मेम्ब्रेन। टी टिब्यूल मिलता है। टी टिब्यूल, दिस इज टी टिब्यूल। Like if we see in a Christie, that is mitochondria में F1 और F0 particle था, oxysome like that here also T1 and T0 टी टिब्यूल मिलता है। टी टिब्यूल, टी टिब्यूल क्या करता है उसके बारे में भी बता रहे हैं। और यहाँ पे ईआर कहा जाता है। ईआर दैट इज रिच इन कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कहा जाता है। ईआर का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर बना लेते एक तो इट इज ईआर है। यहाँ पे ईआर का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर दैट इज सार्कोप्लाज्मिक। इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ईआर का नाम है रिच इन कैल्शियम, दैट इज रिच इन Ca2 प्लस, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अब इसका काम क्या है अभी बताएंगे 30 मिनट बाद, बिकॉज पहले 30 मिनट बैकग्राउंड को सेटअप करेंगे। ओके, ये आ गया, इसी को बाहर निकालेंगे और इसी से देखेंगे बहुत सारी चीजें। चल रहा है वीडियो, चल रहा है। 26 मिनट हुआ है, वीडियो चल रहा है अभी तक। अगर अभी तक कुछ समझ में आया तो लाइक बटन बताइए, बताइए मुझे कोई जरा नहीं, बट ये लिख कीजिए कमेंट में हाँ सर हमें समझ में आया है।
अब हम एक मसल फाइबर जो देख रहे थे उसी को बाहर निकाल रहे हैं। आप सभी ने क्लास 10 तक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा कुछ। उस नर्वस सिस्टम में क्या था? नर्वस सिस्टम एक जगह पे आके ये हो जाता है, एक्सॉन ऐसे इलंगेट कर रहा है, ये एसिटाइल को ही रिलीज कर रहा है, एसिटाइल को ये क्या बना रहा है, टी ट्यूब्यूल उसको ले रहा है अंदर मैसेज को। टी ट्यूब्यूल लेने के बाद वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था रिलैक्सिंग स्टेट में है। अब ये क्या है, मसल फाइबर रिलैक्सिंग स्टेट में ही जब ये ट्यूब्यूल लिया है एसिटाइल कोई को, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। आई होप आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया है, बट विद इन 15 मिनट ये समझ में आ जाएगा। अब इसको ऐसा समझो कि न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन कुछ नए सिनेप्सिस करने के बाद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, जिस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल को रिलीज करने के बाद वो टी ट्यूब्यूल का यही काम है, वो एक्सेप्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, एसिटाइल को रिलीज किया और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। ये it is in a relaxing state, it is in negative charge पॉजिटिव चार्ज में एक्साइट हो जाएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। अनदर थिंग बोला गया था, यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक, इसका नाम है सार्कोलीमा, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब एक फिलामेंटस टाइप ऑफ 3-4 रॉड मिलेगा। अब इस टाइप का कुछ रॉड आपको मिलने वाला है, मींस ऐसे करके इन्वेजिनेशन करने वाला रॉड मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, एकदम डिटेलिंग में जाएंगे इसका, एकदम इसी को पढ़ना है हमें। और मैं इसी को बाहर लाता हूँ, ये रॉड को कहते हैं मायोफाइब्रिन या मायोफाइब्रिन। मायोफाइब्रिन और मायोफाइब्रिन को जब बाहर निकाली, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये लाइट और डार्क रीजन पे स्ट्राइरेटेड है। मैंने बोला था स्ट्राइरेटेड माइक्रोफिलामेंट, ये वाला रीजन अगर लाइट रीजन है, ये वाला डार्क रीजन होगा। अब प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे लाइट और डार्क रीजन पे, ओके। ये वाला है लाइट रीजन, लाइट रीजन का नाम है आई बैंड, एल आई एल आई एल आई आई बैंड, लाइट रीजन है आई बैंड, एंड दिस इज a dark region, DA बैंड। ये आई बैंड, ये ए बैंड, ए आई बैंड इज मेड अप ऑफ थिन प्रोटीन, ए बैंड इज मेड अप ऑफ थिक प्रोटीन, मेड अप ऑफ थिक प्रोटीन, made up of thick protein। अब इस थिन प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। और इस थिक प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन, मेयोनीज, मोटापा मेयोनीज, इसलिए मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, क्लियर है ये वाला बात, दैट इज। अब क्या करने जा रहे हैं, देखो क्या क्या दिए हैं मैंने। हाँ, अब हम एक कमाल का चीज करने जा रहे हैं, इस आई बैंड के रीजन को डिवाइड करेंगे और इस आई बैंड के मेम्ब्रेन को कहा जाता है जेड मेम्ब्रेन। जेड मेम्ब्रेन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, और डिवाइड में फर्क है, डिवाइड मतलब वो बीच से काटेगा, इंटरसेक्ट मतलब उसके पार्टिकल को हटाएगा और वहीं से चल जाएगा लाइन। तो इसने क्या किया, डिवाइड किया है, डिवाइड किया है, नॉट इंसेट नहीं किया है।
तो इसी को कहा जाता है जेड मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है जेड मेम्ब्रेन। ओके। और इस रीजन को जहां पे जेड मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे कुछ पार्ट आई बैंड का है, कुछ पार्ट ए बैंड का तो पूरा ही है और आई बैंड का फिर है। तो इस पार्ट को कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है सार्कोमियर। इस रीजन को कहा जाता है सार्कोमियर। सार्कोमियर, जहां पे एक आई बैंड, हाफ आई बैंड प्लस ऑफ ए, हाफ आई बैंड प्लस ऑफ हाफ ए बैंड, हाफ आई बैंड प्लस ऑफ फुल ए बैंड प्लस ऑफ हाफ आई बैंड इज कॉल्ड सार्कोमियर। मींस दोनों जेड बैंड के रीजेड मेम्ब्रेन के बीच का पोर्शन को कहा जाता है सार्कोमियर। अब सार्कोमियर का स्टडी करेंगे। हाँ चलो, 35 मिनट्स हो चुका है वीडियो का। अब हम सार्कोमियर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये किसके प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं? जेड मेम्ब्रेन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन बाइसेक्टिंग आई बैंड। जेड मेम्ब्रेन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। जेड मेम्ब्रेन क्या है? जेड मेम्ब्रेन रीजन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन रीजन। ये इलास्टिन का बना है। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल और कंप्रेस और एक्सप्रेस हो सकता है। मीन्स इसको इलास्टिक कर सकते हैं, ये खींचा जा सकता है, इसलिए ये इलास्टिन से बना है, इलास्टिक प्रोटीन है। ओके, बाइसेक्ट द आई बैंड and this light region is a thick thin protein, actin protein बता दिया है। फिर dark region made up of E band thick protein, myosin protein। अब this sarcomere क्या होता है? It is only a functional unit of muscle contraction। यही पे muscle contract करता है जिसके कारण Z band का movement होता है, एक्टिन और मायोसिन का अट्रैक्शन की वजह से जेड बैंड का मूवमेंट होता है, जिसके कारण इसको कहा पे हो रहा है, इसलिए सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पढ़ेंगे वेट करो, कुछ समझ नहीं मुझे पता है। फिर लिखो बिटवीन टू जेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोमियर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो अभी के लिए, दैट सार्कोमियर को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। functional unit of muscle contraction। ओके, अब आ जाते हैं डिटेल स्ट्रक्चर। इसके डिटेल स्टडी करेंगे और इससे ज्यादा जाएंगे, इसके माइक्रोस्कोप को और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये 50 का था, उसको 100 कर लेंगे माइक्रोस्कोप का लेंसेज। चलो 37 मिनट हो चुके हैं, इतना बात क्लियर है। अब मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ और एक बड़े से अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ, और अच्छे से इन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए और अच्छा जगह चाहिए और अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। इस डायग्राम से इन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें सब कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं आपके उस डायग्राम से कनेक्ट करूं, ये क्या है? इसको कहा जाता है जेड मेम्ब्रेन। अब पता चलेगा बाइसेक्टिंग और डिवाइडिंग का मीन्स क्या है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को काट नहीं रहा है। ओके, इसको ग्रीन से बनाते हैं। ये वाला है, दोनों दो साइड पे रहेगा, बट दोनों को बीच से फाड़ा नहीं जा रहा है। जेड मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ये क्या है? ये एक्टिन में प्रोटीन है। ये क्या है? एक्टिन प्रोटीन है। ये एक्टिन प्रोटीन है। और इसके बीच में क्या बोला गया था? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा इसको कहा जाता है? इसको मायोसिन प्रोटीन कहा जाता है। ये इस रीजन को कहा जाता है सार्कोमियर। ये वाला डायग्राम समझ में आ जाएगा, अच्छे से लग रहा है डायग्राम समझ में आएगी। अब मैं मार्क कर रहा हूँ, किसको कहा जाता है? इस रीजन के इस वाले पोर्शन को कहा जाता है आई बैंड। इस वाले रीजन को कहा जाता है ए बैंड। इस वाले को कहा जाता है आई बैंड। इसको कहा जाता है जेड मेम्ब्रेन। इलास्टिन का बना है मेम्ब्रेन। ओके,
और अब देखेंगे एक चीज, ये ए बैंड में दो जोन प्रेजेंट रहता है। एक अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो दैट ये कुछ पार्ट इसके साथ लाइएबल है। ए बैंड का कुछ पोर्शन आई बैंड के लेग्स पे अटैच है, मींस वो उस जगह पे रह रहा है। तो उस रीजन को कहा जाता है एज जोन, इसको कहा जाता है एज जोन, और इसी को कहा जा रहा है ओ जोन। Ozone is completely present and Miocene is completely present on the A band, but A band के कुछ पार्ट जिसको H जोन कहा जाता है जो I band के में है, I band के जगह में है उसको H जोन कहा जाता है। A band के कुछ पोर्शन H जोन पे लाई कर रहा है और O जोन पे लाई कर रहा है। ओके, नाउ आई बैंड का फुल फॉर्म क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड मतलब जिसका कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर है। और ये बैंड का नाम क्या है? एन आइसोट्रोपिक बैंड है। यही से कॉन्सेप्ट आया है एन आइसोट्रोपिक का। ये एच जोन ओ जोन दोनों मिक्सिंग है, इंटर मिक्सिंग है, इसलिए एन आइसोट्रोपिक इज प्योर नहीं है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो फुल फॉर्म लिखते हैं, इसको कहा जाता है isotropic band. It is isotropic band and it is called an isotropic band. चल रहे 41 मिनट्स हो चुका है। ये आइसोट्रोपिक बैंड, ये अनआइसोट्रोपिक बैंड, ये मैंने बताया है अनआइसोट्रोपिक मायोसिन प्रोटीन से बना है। मायोसिन प्रोटीन की कुछ जगह एच जोन कुछ जगह ओ जोन, समझ में आया? मायोसिन प्रोटीन से बना है। ओके, और क्या लिखा है दिख देता हूं। अच्छा अच्छा, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, इट्स एज ओवरलैप बाय एक्टिन। बता दे इसका एज जो है, ये वाला एज क्या कर रहा है? एक्टिन प्रोटीन के साथ ओवरलैप कर रहा है। एच जोन ओवरलैप कर रहा है आई बैंड के रीजन के साथ। It has two zones, H zone and O zone. Central region not overlapped by actin. O zone, that is H, that is overlapped by actin. Edges are which are overlapped by actin. क्या मैंने गलत कर दिया है कुछ? Oh, very very sorry for you. Extremely to correct. This is O, this is H. मुझे पता है आप एक माइंडसेट लेके आए थे यार ये होता है, बट प्लीज उसको चेंज कर लीजिए। ओजोन ओ ओ मींस जीरो मिक्सिंग, ओनली जीरो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं है उस रीजन में जिसको कहा जाता है, sorry, H zone is a purely not overlapping region and O zone is a lexes that interconsisting overlapping ही actin membrane का, actin protein का, उस region को कहा जाता है ओजोन। रिमेंबर कर लीजिए, ओजोन इज दैट रीजन वेयर एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप। एच जोन इज प्योर जोन वेयर देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन मेम्ब्रेन। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं विदाउट कंफ्यूजन एनीथिंग, overlap with legs of actin membrane, overlaps with actin membrane, and H zone is overlap, no overlapping. Okay. मैंने बताया था वन सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस ऑफ वन ए बैंड प्लस ऑफ हाफ आई बैंड। क्लियर है? ये क्यों बताया गया था? अब समझ में आ जाएगा सार्कोमियर मतलब क्या होता है। इतना कुछ डिटेल बनाया गया है, इसको मैं लास्ट में लिखता हूँ, ये फंक्शन इट इज टी ए ऑफ सार्कोमियर। ओके, two contractile protein actin and myosin are parallelly arranged in the longitudinal axis. यहाँ पे अगर देख सकते हो एक्टिन एंड मायोसिन आर लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड एट, ये दोनों प्रोटीन है और दोनों कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये दोनों इलास्टिक इन नेचर है, दोनों दोनों को खींच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ए मेड अप ऑफ, क्या लाइन लिखा है? दैट टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, दोनों कंट्रैक्ट कर देते हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन that is actin and myosin parallelly arranged in longitudinal axis, parallelly arranged longitudinal axis में। अब एक और चीज में बात करेंगे में,
हाँ, एक और चीज में बात करना चाहता हूँ, दैट इज एम लाइन। व्हाट इज एम लाइन, एम लाइन कैसे करेंगे? एम लाइन के लिए क्या चाहिए? अच्छा, इसका लसन करते हैं। एम लाइन होता क्या है? एक लाइन है जो सिर्फ डिवाइड करेगा, एच जोन को डिवाइड करता है। दिस लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। एम लाइन क्या है? अ लाइन दैट डिवाइड्स द एच जोन। It is a middle line of sarcomere of A band. It is a middle line of M lines, mark कर देते चलो। देखो कह रहा था M line, that is a middle line of sarcomere. ये middle line of sarcomere। इतना लेंदी हो रहा है, लोने दो, सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो कि समझ में आ रहा है बस। नहीं आ रहा तो जा सकते हो। अब बात करेंगे इसके बारे में, इस एक्टिन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्लोब्यूलिन से बना है, क्या होने की बात करेंगे भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। कैमरा को थोड़ा सामने ला। ये सब सही है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था साथ में, कुछ करने से डिस्टर्बेंस तो आएगा ही जीवन में। रुकावट आए ना जीवन में, मैं रुकता नहीं, मैं चलता फिरता हूँ। रुकता नहीं, चलता फिरता हूँ, बंदा बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया। व्हाट्सएप, ये वाला जिंजीज नो। एक्टिन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। एक्टिन प्रोटीन, हम एक्टिन प्रोटीन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मायोसिन मायोसिन प्रोटीन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कुछ फैक्टर जानेंगे, इस पर मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देंगे और ऐड करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन बट इस वीडियो को। यस, तो मैं जो बात कर रहा था, एक्टिन प्रोटीन बनते किससे है? अगर मैं उसी डायग्राम को फिर से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ, अगर कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक एक्टिन प्रोटीन है, और अगर मैं इस एक्टिन प्रोटीन को बड़ा करता हूँ, जूम आउट करके देखता हूँ माइक्रोस्कोप में, तो मुझे क्या दिखता है? तुम देखना चाहोगे क्या? मुझे कॉइलिंग सा स्ट्रक्चर दिखता है। दिस इज अ कॉइलिंग स्ट्रक्चर। ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कॉइलिंग स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर पे बने हैं। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूलिन, ये मोती टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से बने हैं। दोनों एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन मेम्ब्रेन, सॉरी, एक्टिन प्रोटीन, इट इज लाइक दैट। दोनों, ये भी ऐसा ही है। दोनों दोनों कैसे बनी है? ऐसे बनी है। अब दोनों ऐसे बनेगी, ये एक्टिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर मैं ये गोलाकार स्ट्रक्चर को बाहर निकालता हूँ, तो मुझे ये मिलता है। इसका नाम है ग्लोब्यूलिन, इसी का नाम है ग्लोब्यूलिन। ये फंक्शनल यूनिट है एक्टिन प्रोटीन के मेम्ब्रेन बनने का। ये चेन का फंक्शनल यूनिट यही है, इसी से बनता है, तो इसको कहता है ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। नाम लिखो, ग्लोब्यूलर एक्टिन और जी एक्टिन। नाम है जी एक्टिन और ग्लोब्यूलर एक्टिन। ओके, ये क्या है? ये अब मैं बनाया था, तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे बनता है, इसलिए ये मोनोमर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। राइट डाउन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट इज अ मोनोमर ऑफ एक्टिन प्रोटीन।
monomer of actin protein. It is a monomer of actin protein. हाँ सब दिखाई दे रहा है सबको। अब इसी का एक दोस्त है, दोस्त क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है इसकी के ऊपर, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है ऑलवेज, एक टाइम के बाद इसको प्रोटेक्शन देना चाहता है। ये दोस्त ऐसे करके ओवरलैप कर रहा है दोनों तरफ। मैं एक ही बना रहा हूं, ट्राइप्सिन नाम है दोस्त का, ओवरलैप कर रहा है ऐसे। ये ओवरलैपिंग यूनिट ही ओवरलैप कर रहा है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ओके। और एक इसको जॉइंट रखने के लिए एक स्टेपलर मींस एक कवर के साथ एक बुक को रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेपल करता हूँ। ऐसे इधर पे भी एक स्टेपलर का यूज किया गया है, ट्रोपोमीन नाम है उसका, उस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रोपोमीन। डिस्टर्ब हो जाएंगे देखते हुए कलरिंग को। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट ये ऐसा ही है, तीन ट्रायंगुलर शेप का है। देखो आपको दिख रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखता है। Unfortunately you didn't see anything, so for seeing you what we are doing, let me arrange something। इसे देखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। हाँ कुछ अगर देख रहा है तो दे इमेजिन कर सकते हो। हाँ कुछ कुछ डॉटेड पेन जिसका नाम है, जो स्टेपल करके रखता है, तीन सॉल्यूट का है, ट्रिपल सॉल्यूट। इसका नाम है ट्रोपोमीन। इसका नाम है ट्रोपोमीन, ट्रोपोमीन। ये प्रोटीन कहाँ है, प्रेजेंट है रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है। डोपामिन को देखोगे तो ये रेगुलर इंटरवल पे, मेन तरह स्टेपल को कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल, जाके ना खुली एक ये यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे एडिशन, तो रेगुलर इंटरवल पे स्टेपल कर रहा है। तो इसको लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रोपोमिन द ट्रिपल सब यूनिट that is made up of protein that is make in a regular interval। एक regular interval में हम कर रहे हैं, arrange in a regular interval, arranged in a regular interval। okay, is arranged in a regular interval। अच्छा मैं आपको एक चीज बताने भूल गया था, दैट इस स्ट्रक्चर का नाम है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन नाम है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है एफ एक्टिन, जिसमें से एक पार्ट है जी एक्टिन, एक सब यूनिट का नाम है जी एक्टिन। एफ एक्टिन से जी एक्टिन, दो एफ एक्टिन मिलकर बनता है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन को एफ एक्टिन से बनता है, एफ एक्टिन को बनाता है जी एक्टिन। ओके और क्या बचा है, filamentous protein attached to F through its length। ट्रोपोमायोसिन का डिफिनेशन था, एक्टिन प्रोटीन का। और एक चीज है टू इफेक्टिव, एक स्ट्रक्चर है मायोसिन बाइंडिंग साइट पढ़ाना है। मैं कहाँ पढ़ा हूँ, ये भी बना दो चलो, इसी को अच्छे से पढ़ाता है। थोड़ा सा इंक डालने का प्रॉब्लम है, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा अगले 20 साल में अगर आप 2 सब्सक्राइब कर दोगे। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन आएगा उस दिन मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे उसी दिन। उसी दिन मैक्स हब का स्मार्ट बोर्ड लगेगा जिस दिन 1K सब्सक्राइबर आएगा इस पे और 1K लाइक आएगा इस वीडियो पे।
ये था जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे ये अटैच है, इसको भी एक रिंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी है ट्रोपोमायोसिन भी, और इसके साथ तीन ट्रिपल, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ने वाला, तीन ट्रिपल सब यूनिट है जिसका ट्रोपोमिन नाम है। ट्रोपोमिन रेगुलर इंटरवल पे अरेंज ही लिखा गया था, और यहीं पे एक मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। बट ये तो लॉक करके रखा है, ये ट्रोपोमायोसिन लॉक करके रखा है, इसको प्रिवेंट किया रखे रखा है ताकि ये बाइंड ना करे एक्टिन पे मायोसिन की जगह। इसका नाम क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग, इसके लिखते हो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग। अब मायोसिन कैसा तो भी पढ़ देंगे, लेकिन पहले ये समझो, इट इज अ मायोसिन इज एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग, बट ये रेस्ट कंडीशन पे क्या होता है, ऐसे ही लगा हुआ है ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोमिन, ताकि ये अटैच ना हो, जिसको क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे और अटैच करेंगे, वो देखेंगे। डिटेल कुछ लिखा है, 2F actin along with tropomyosin and troponin hexally coil to form an actin। अब एक्टिन बनता कैसे, ये पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे ही करके रेप्लिकेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका फंक्शनल यूनिट है ये वाला 2F actin along with tropomyosin and tropin helically coiled to form actin। समझ में आया, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये क्या है, जी एक्टिन है, जी एक्टिन के बाद ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन हेलिकली कॉइल्ड है, जिसको एफ एक्टिन और एफ एक्टिन दो है, जिसको कहा जाता है एक्टिन। ये समझ में आया बस। During resting, 1/7 of tropomine covers the marks of the active actin। ये बता जाएगा कि ड्यूरिंग रेस्टिंग पोजीशन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन क्या करता है, एक्टिव साइट के ऊपर मार्क्स करता है, मायोसिन की एक्टिव साइट बाइंडिंग पे मार्क्स करके रखता है, प्रिवेंट कर रखता है ट्रोपिन, मेनली ट्रोपिन। ओके, तो एक्टिन कंप्लीट, मुबारक हो आपका एक्टिन कंप्लीट ही। अब पढ़ेंगे मायोसिन के बारे में। चलो, लगभग लगभग 1 घंटा लेक्चर पार हो गया है, बहुत कुछ समझाया चुका है 1 घंटा में, बट और भी देंगे और अच्छे से समझेंगे, और कुछ भी मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के ही जाएंगे आज। एक थ्योरी है, थ्योरी को भी पढ़ के जाएंगे, उस थ्योरी से डील करते हैं, छुट्टी भी करते हैं पूरा। तो पढ़ते ही मायोसिन के बारे में। ये है मायोसिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन का सब यूनिट है मायोसिन, ये तो ये लाइन को लिखते हैं, इट इज अ सब यूनिट ऑफ मेरोमायोसिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। अगर मैंने गलत बोला है तो माफ कर देना है, मेरोमायोसिन बनता है मेजर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर है मायोसिन, मायोसिन ज्यादा है तो मेरोमायोसिन बनेगा। इट इज द पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। लाइट मेरोमायोसिन, सॉरी 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 सॉरी, मैंने और भी गलत बता दिया आपको। ये मायोसिन सेम मेरोमायोसिन नहीं, मेरोमायोसिन से साबिनिट, साबिनिट बनता है मेरोमायोसिन से मायोसिन बनता है, तो मेरोमायोसिन से मेरोमायोसिन फंक्शनल यूनिट है मायोसिन का। तो मेरोमायोसिन को देखते हैं, हम स्टडी करेंगे मेरोमायोसिन का। मायोसिन तो स्ट्रक्चर है जिसको बनाना है, सिमिलरली ऐसे एपेक्टिन का यहाँ पे मेरोमायोसिन है। अगर हम मेरोमायोसिन के स्टडी को डिटेल स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है देखो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का आ रहा है, यहाँ पे एक दुबारा टाइप का है, और सिमिलरली यहीं पे कर देते हैं, और एक तो कॉइल करेंगे ऐसे गुब्बारा की तरह, ऐसे करके दो गुब्बारा है। इसको कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है, यहाँ पे 3 रीजन प्रेजेंट है। इस रीजन को जाता है लाइट मेरोमायोसिन, और इसको कहा जाता है हेवी मेरोमायोसिन। इस रीजन को, इसको कहा जाता है नेक यूनिट, जिसको कहा जाता है शॉर्ट आर्म, इसको टेल, इसको कहा जाता है टेल, इसको कहा जाता है शॉर्ट आर्म,
और इसको कहा जाता है हेड। एच एम और एल एम साइड है लाइट मेरोमायोसिन और हेवी मेरोमायोसिन। हेवी मेरोमायोसिन को क्रॉस आर्म क्यों जाता है उसके बारे में एक महाभारत है बयान ये भी। HMM is also called क्रॉस आर्म। इसको इधर लिखते हैं क्रॉस आर्म। क्यों कहा जाता है अभी पढ़ाएंगे इसको। Because polymerized state project out a regular interval angle to form a cross beat with acting। ओके देखो थ्योरी पे आ चुके हैं बट थ्योरी से पहले मायोसिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्ट्रक्चर्स देन को थ्योरी। अभी बेस बिल्डिंग कर रहे हैं आपका। यस फाइनली 1 आवर कंप्लीटेड। तो हम क्या स्टेटमेंट पढ़े थे दैट इज हेवी मेरोमायोसिन। हेवी मेरोमायोसिन is also called क्रॉस आर्म। अब इस क्रॉस आर्म क्यों कहा जाता है इसके लिए हम मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। मेरोमायोसिन ऐसा होता है स्ट्रक्चर में यही तो बनाए थे गुब्बारे की तरह। और यहाँ पे ये रहता है दोनों यहाँ पे ये है सिमिलरली यहाँ पे ये है गुब्बारे की तरह। अगर स्ट्रक्चर रेड कर पा रहे तो बहुत अच्छा है। ये गुब्बारा क्या करता है और इसका नाम अगर कोई बता दे तो चुम्बेश्वरी है। इसका क्या नाम है मैं भी नाम भूल चुका हूँ। इसका लाइन का क्या नाम है एम लाइन है मिडिल लाइन है एम लाइन है। इस लाइन का नाम है एम लाइन। ओके ये क्या है इसको हेड कहा जाता है। हेड हेड इज प्रेजेंट। आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हटा रहा हूँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये क्या है आई बैंड है। ये क्या है एम लाइन है। ये क्या है आई बैंड। आई बैंड है। अब अगर तुम देख पा रहे हो जैसे हेड जो है ये हेड कहाँ पे लाई कर रहा है। हेड लाई कर रहा है हमारी इस पोर्शन पे एक्टिन प्रोटीन पे लाई कर रहा है। हेड हेड लाई कर रहा है एक्टिन प्रोटीन पे हेड को लाई कर रहा है इसलिए क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है इसलिए इसका नाम है क्रॉस आर्म। ओके ये जेड मेम्ब्रेन है और क्या पढ़ाना है हमको क्रॉस आर्म समझ में बिकॉज ये क्रॉस कर रहा है। ये पोजीशन थोड़ा सही नहीं है। ये रेस्टिंग पोजीशन नहीं है। ये ऐसे बनाना चाहिए था। अब सही है। It is willingly on that side present willingly present on the side of acting। और इसलिए क्रॉस कर रहा है अपने पोजीशन से अपने पार्टीशन से क्रॉस कर इसलिए नाम है क्रॉस आर्म। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर बनाए थे मेरोमायोसिन का। मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था अगर आप नोटेड डाउन करेंगे तो इस रीजन को शॉर्ट आर्म ये वाला हेड यहाँ वाला एडीबी सिंथे ये वाला टेल और देखो इसको कहा जाता है एक्टिन बाइंडिंग एक्टिव साइट फॉर एक्टिन बाइंडिंग। जैसे वहां पे था एक्टिव साइट ऑफ मेयोसिन बाइंडिंग यहाँ पे ये एक्टिव साइट फॉर एक्टिन बाइंडिंग। एक्टिव साइट फॉर एक्टिन बाइंडिंग। It is active site for actin binding। It is active site for actin binding। और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा दो चीजें। इसको कहा जाता है एटीपी सिंथेसिस। इसको कहा जाता है एटीपी सिंथेसिस।
जब हम ये क्या करता है, ये ये है हमारा, अब समझना पड़ेगा। ये मेरोमायोसिन का ये वाला स्ट्रक्चर क्या करता है, एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर ये एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है, जिसके खींचने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और उस एनर्जी कौन बनाता है, एटीपी सिंथेसिस। हमारे पास ऑलरेडी एटीपी है, बट एटीपी तोड़ को हमको एनर्जी बनाना है, वो बनाता है एटीपी सिंथेसिस, और एनर्जी देते ही ये क्या बनेगा, ये ऐसे ही ये वाला लाइन ये ऐसे घूम जाएगा, मींस वो इसके कारण किसका मूवमेंट होगा, जेड मेम्ब्रेन का मूवमेंट होगा। और इसी थ्योरी के बाद आगे चलेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन का थ्योरी पढ़ेंगे। इसके पहले ये समझ में आया क्या नहीं, एक बार लाइक और कमेंट कर देना अगर समझ में आया तो। मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी जब भी मिलेगा मायोसिन का हेड अटैच करने के लिए, उसके साथ एक्टिव साइट दोनों अटैच कर दिए हैं, अब बाइंड करेगा, बट एक्टिव साइट बाइंड करने के अटैच करने से पहले प्रिवेंट क्या हुआ है, ट्रायोप्सिन और ट्रोपोमीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमीन को हटाएंगे कैसे, उसका थ्योरी देखेंगे अच्छे से। इसको पॉइंट टू बी नोटेड एंड देन राइट डाउन द थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंटल थ्योरी, क्या नाम है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एसएलएफ थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। पढ़ने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब पढ़ने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी का ही पढ़ा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बता रहे हैं, गिवन बाय हक्सले, हक्सले ने दिया है, गिवन बाय हक्सले, गिवन बाय हक्सले। इसको किसने दिया, हक्सले ने दिया, गिवन बाय। थ्योरी की मैं बोर्ड में लिख देता हूं। This theory explains the muscle contraction. It says that during muscle contraction, neither actin nor myosin contract. However, actin thin filament slide over the myosin thick filament. एक्टिन का मायोसिन का थिक फिलामेंट उसको स्लाइड करता है एक्टिन के थिन फिलामेंट को, जिसके कारण किसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट फाइनली हो रहा है जेड मेम्ब्रेन का। नीदर एक्टिन नॉर मायोसिन मूवमेंट हो रहा, मूवमेंट हो रहा है किसका, जेड मेम्ब्रेन का मूवमेंट हो रहा है। बात को समझो और लिखो कॉपी में। इन दिस theory explain muscle contraction. It says during muscle contraction, neither actin nor myosin move, nor myosin contract, but contract किसका हो रहा है, जेड मेम्ब्रेन का मुंह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। however actin thin filament, however actin thin filament, क्या थिन फिलामेंट का स्लाइड्स ओवर मायोसिन थिक फिलामेंट, इट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट ऑफ मायोसिन। ये वाला बात अच्छे से समझ में आया, that this theory explains the muscle contraction. It says that during muscle contraction neither actin nor myosin contract, however actin filaments slide over the thick filament of myosin. जब थ्योरी कुछ नहीं करेगी और समझेगी, बट जो रफ आइडिया दी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एक्सप्लेनेशन से। Okay, since one end of the actin is attached with the two membrane leads to be sarcomere contraction, muscle contraction. Some important feature, थ्योरी पढ़ा के ही हम जाएंगे आज घर अपना।
Yes, we are coming. इस बात को समझो that since one end of actin attached to membrane, it leads a sacroiliac contraction, muscle contraction. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे some important terms, motor unit, one motor neuron, one muscle और पहला some important terms, motor unit, one motor unit plus of one muscle fiber, one motor unit plus of all muscle fiber, it supply. आई मीन टू टेल यू, ये एक मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर पे इतना सारा जंक्शन प्रेजेंट है। इस जंक्शन को यहाँ से मसल फाइबर में न्यूरॉन क्या करता है, मोटर से लगने को रिसेप्ट करता है और उसी को कहा जाता है दैट वन केस है, मींस एक से कितना सारा दे सकते हैं, एक से कितना सारा दे सकते हैं, उसी को कहा जाता है मोटर यूनिट, means one motor unit plus a muscle fiber or muscle fiber. The strength of the muscle contraction depends upon the number of motor units functioning कितना functioning कर रहा है at a time, उतना ही muscle का strength है, उतना ही muscle का contraction का strength है। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जंक्शन है जहाँ पे यहाँ पे एक मसल फाइबर है और यहाँ पे एसिटाइल कोई रिलीज कर रहा है अपना, इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और एनसीईआरटी में एक बेलाइन मिस्टेक किया है, न्यूरोट्रांसमीटर के लाइन को कहा गया है मोटर एनप्लेन, बट नो, मोटर एनप्लेन यहाँ तक ही है, ये वाला पूरा रीजन मोटर एनप्लेन नहीं है, बट एनसीईआरटी में कहा है तो पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में है और मोटर यूनिट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ हाँ, बस बस कर रहे और 15 मिनट हमको टाइम दो, हम बस कर देंगे। 15 मिनट्स इफ यू आर वेस्टिंग देयर इज नो मीनिंग टू स्टडी दिस ऑल बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड सेटअप कर रहे थे इसी के लिए। हमने एक चीज पढ़ा था वो मसल फाइबर में, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। सो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम क्या करता है, जैसे ही कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम अपने ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन को हटाता है, वो एक्टिव साइट को पैकिंग से अनपैकिंग बनाता है, मींस वो अनमार्क से वो मार्क्स से उसको अनमार्क्ड बनाता है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन को एक्टिव साइट से हटा के उसकी मुंडी के ऊपर रखता है जी एक्टिन का, जिसके कारण दोनों का ओवरलैप हो सकता है, मायोसिन और एक्टिन दोनों ओवरलैप हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हो सकता है। अब उसके लिए इसका जो हेड है उसको अटैच करना पड़ेगा, उसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, बट एटीपी को ट्रांसफर करता है एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, जो प्रेजेंट रहता है मायोसिन के मेरोमायोसिन के हेड पे। अब एकदम एक एक डिटेल से देखेंगे क्या होता है एक्चुअली, ये थ्योरी पे क्या बताया जाता है। मैंने देखा एक ये न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा, थोड़ा ठीक बनाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरो पहले मैंने एक चीज बताया था सबसे पहले, दैट जब रेस्टिंग पोजीशन पे है मसल फाइबर, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और जैसे ही उस पे एसिटाइल को ये रिलीज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब वो रेस्टिंग स्टेट पे नहीं है अभी, तो यहाँ पे एसिटाइल को प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक हमने एक टी ट्यूब का नाम लिया था, जो क्या करता है डेप्थ सीट करता है, मींस उसको अंदर ले आता है एसिटाइल कोई को और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। तो ये एसिटाइल कोई
को ले आने वाला टी ट्यूब्यूल, फिर ये टी ट्यूब्यूल जो क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज में हो चुका है वैसे ही कैल्शियम रिलीज करेगा अपने, कहा से, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करेगा। ये रिलीज Ca+2 आफ्टर दिस स्टेज क्या होगा, ये रिलीज करेगा Ca+2। ये यहाँ पे एक मैंने बनाया था एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा Ca2+। ओके, ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज बन चुका है। अब जैसे ही Ca+ रिलीज करेगा, अब मैंने एक जेड लाइन और ये वाला स्ट्रक्चर फिर बनाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जी एक्टिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो ये वाला क्या है, H जोन और O जोन पे रखा है ये बैंड, जिसको मायोसिन कहा जाता है। मायोसिन पे यहाँ पे लगा है ऐसे। अब मैं ये वाला गलत है बट ये वाला सही है, बिकॉज वो ऑलवेज जब वो बाइंड करने जा रहा है उसका पोजीशन ऐसा होना चाहिए बैंड का, बिकॉज वो ऑलवेज इट इज ऑन द साइड ऑफ एक्टिंग, बिकॉज दोनों को अटैच करना है, दोनों को ओवरलैप करना है। ओके, ये समझ में आया। अब देखो क्या होता है, और यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको नेक्स्ट लेवल की तरह से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपिन को हटाने के लिए यहाँ पे चारों तरफ कैल्शियम घूमता है। कैल्शियम क्या करता है, ये ट्रोपोमायोसिन, ये वाला मींस एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली ये था, इसके अंदर ये था, और ये था। जैसे ही वो हटा वो जाके इधर बैठा, और यहाँ पे ये बाइंडिंग साथ था जी एक्टिन का, जिसके साथ ये बाइंड करता है। और यहाँ पे लगा है यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है हमारा जेड लाइन, जेड मेमोरी, और जी मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे तरफ बढ़ता है। बट उसको अपनी तरफ हिलाना मीन्स वो तो अटैच हो गया, बट उसकी लोकोमोशन करना है, उसकी मूवमेंट करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अटैच करना नहीं। वो हमारा एम है, अटैच नहीं, हमारा एम है उसको मूवमेंट कराना एक्टिंग का। उस मूवमेंट को कौन कराता है, एनर्जी के थ्रू मूवमेंट होता है। एनर्जी लगेगा तभी उसका हेड हिलेगा इधर से इधर, इसके लिए क्या होता है, ये जेड मेम्ब्रेन का मूवमेंट होता है। बट वो उसको सबके लिए एनर्जी, एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस बनाता है, एटीपी करेंसी से एडीपी प्लस पीआई। अब जब वो रेस्ट कंडीशन पे आ जाता है, नेक्स्ट कंडीशन ये था एक्साइटिंग कंडीशन पे, ये एक्साइटिंग कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज, जब वो रेस्ट कंडीशन पे होता है तो मैं एक नया पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ पे वो रेस्ट कंडीशन पे प्रेजेंट है। ये क्या है, जी एक्टिन प्रेजेंट है। अब देखो रेस्ट कंडीशन पे वो ऐसा होगा, जब उसने अटैच कर लिया है तो वो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। ये वाला इसका नेक्स्ट है जो अटैच कर चुके हैं। अब ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा, इधर उधर होते रहेगा जब तक एनर्जी है उसके अंदर, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज मायोसिन क्रॉस फेसिंग एम लाइन। सो स्टेप्स लिखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर करने के लिए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या लगता है। पहला लगता है कैल्शियम, दूसरा लगता है दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, और ये लगता है मैग्नीशियम आयन को फैक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए Mg2+ का रिक्वायरमेंट है, और कैल्शियम और एटीपी सिंथेसिस ये तीन का रिक्वायरमेंट है। Ca+2 बाइंड, मैं स्टेप को पढ़ता हूँ और क्लास को एंड करता हूँ, यहीं पे एक पेज है लास्ट।
Ca2 plus bind to one of the subunit of tropomine. It leads to an unmasking of the active site of actin myosin binding site. Now this free myosin binding site is being available. So ATP that bind to myosin because ATP converted to ADP plus PI, that means energy released from the ATP synthesis, and that energy will help in movement of the actin filament to the myosin, and that cause the movement of जेड मेम्ब्रेन. उसी के कारण जेड मेम्ब्रेन का मूवमेंट होता है बिकॉज वहां पे हिलता है एनर्जी के कारण. ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है तो एक लाइक देना जरूरी है. Now myosin want to rotate its head toward M line और वो M line की तरह हेड रोटेट करेगा और रेस्टिंग पेज पे मायोसिन का जो हेड है उसका स्ट्रक्चर किसके तरफ रहेगा, एक्टिन साइड की तरफ नहीं रहेगा. उसकी स्ट्रक्चर हेड कहाँ पे झुका रहेगा, हेड रहेगा M लाइन के ऊपर रहेगा, नॉट लाइक दैट एक्टिन के ऊपर, वो M लाइन के ऊपर रहेगा. ओके, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन. Actin side towards myosin inward, the Z membrane is pulled inward causing sacromial contraction. और इसी के साथ sacromial मीन मसल का contraction हो चुका है और sacromial एक फंक्शनल यूनिट है मसल की contraction के लिए. आई थिंक ये क्लियर है वीडियो का. अब नेक्स्ट आएंगे स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन के बारे में पढ़ेंगे, बोन का डिटेल स्टडी करेंगे. बट उससे पहले इस लेक्चर को अगर अच्छा है तो नोट्स बना दे ना. अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करिए. मेरा इंपॉर्टेंस है आपको लेक्चर में एक भी पॉइंट छूटा है तो उसको बार बार देखिए, उसको देखते रहिए तब समझ में आया, और पूरा वन शॉट को क्लियरली लीजिए. ये वाला बहुत वैल्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आपके नीट पर्सपेक्टिव 2027 2026. थैंक यू फॉर नाउ. वी आर लिविंग दिस with this with this topic, with this background and with this completeness of cycle means एक स्टेप पढ़ा चुके हैं, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है. तो बाय फॉर नाउ, टाटा बाय बाय एवरीवन, प्लीज गो एंड स्लीप.